हेलो एवरीवन, जीकेजीएस दृष्टि में आपका स्वागत है। तो हम आज कवर करेंगे लुसेंट आधुनिक भारत के इतिहास में जो टॉपिक है उसका नाम है भारत का स्वतंत्रता संघर्ष महत्वपूर्ण तथ्य। देखिए, ये रहा भारत का स्वतंत्रता संघर्ष महत्वपूर्ण तथ्य। और अभी तक हमने जितना भी लुसेंट में हिस्ट्री में टॉपिक कवर किए हैं उन सारे में ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और सबसे ज़्यादा इसी पार्ट से क्वेश्चन आते हैं पेपर में। जहाँ पे सपोज कीजिए कि एंशिएंट मेडाइवल से अगर 4 क्वेश्चन आ रहे हैं तो इससे 8-10 वैसे क्वेश्चन आते हैं। आधुनिक भारत के इतिहास में भी जितने भी सारे टॉपिक हैं सबसे ज़्यादा इसी पार्ट से क्वेश्चन आता है, भारत के स्वतंत्रता संघर्ष से। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसका जो एक एक पॉइंट होगा वो सारा पेपर में लगभग आ चुका है और फिर से यही पूछता है थोड़ा सा घुमा के। तो देखिए, हम आप स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले है यहाँ पे देखिए, पहला अंग्रेज विरोधी संघर्ष सन्यासियों के द्वारा शुरू किया गया। देखिए, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि सबसे पहला अंग्रेज विरोधी संघर्ष किसके द्वारा शुरू किया गया था। तो ये सन्यासियों के द्वारा शुरू किया गया था। सन्यासी विद्रोह का उल्लेख बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ में किया गया है। ये भी पूछा हुआ है। फिर पूछ सकता है कि सन्यासी विद्रोह का उल्लेख मतलब किस में किया गया है। तो बंकिम चंद्र चटर्जी के जो उपन्यास है आनंद मठ उसमें किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1887 में दादा भाई नौरोजी ने इंग्लैंड में यहाँ पे देखिए 1887 में दादा भाई नौरोजी ने इंग्लैंड में भारतीय सुधार समिति की स्थापना की। तो क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है और ये पूछा भी गया है कि भारतीय सुधार समिति की स्थापना किसने की थी इंग्लैंड में। तो दादा भाई नौरोजी ने किए थे। और कब किए थे? 1887 में किए थे। आगे है 1887 के बाद ब्रिटिश सरकार का रुख कांग्रेस के प्रति कठोर होता चला गया। और 1887 के बाद जो ब्रिटिश सरकार का जो रुख था, रवैया था, वो कांग्रेस के प्रति कठोर होता चला गया। क्योंकि ब्रिटिश सरकार का मानना था कि कांग्रेस हमारे अकॉर्डिंग चलेगी, लेकिन ऐसा नहीं था। कांग्रेस अपने अधिकार के लिए आवाज़ भी उठाती थी। तो इसलिए जो है ये ब्रिटिश सरकार का रुख कांग्रेस के प्रति कठोर होता चला गया। 1885 में तो स्थापना ही हुई थी कांग्रेस की। नेक्स्ट है नौरोजी दत्त एवं बाचा ने धन निष्कास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तो सबको तो ये पता रहता है कि नौरोजी ने धन निष्कासन के सिद्धांत दिए थे, जिसमें उन्होंने बताए थे कि भारतीयों की इनकम पर कैपिटा इनकम जो हो गई है 20 रुपये हो गई है। मतलब इतने शोषण कर रहे हैं अंग्रेज कि मात्र भारतीयों की पर कैपिटा इनकम मात्र 20 रुपये रह गई है। तो ये देखिए, लेकिन ये दत्त और बाचा जो हैं ये भी धन के निष्कासन के सिद्धांत दिए थे। दादा भाई नौरोजी ने धन पलायन का सिद्धांत का वर्णन अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में किया था। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि दादा भाई नौरोजी ने धन के पलायन का सिद्धांत, धन के निष्कासन का सिद्धांत किस बुक में दिए थे, उस बुक का क्या नाम है। तो उस बुक का नाम है पुस्तक का नाम है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इसी बुक में उन्होंने कहा था कि अंग्रेज़ों ने इतना भारतीयों का शोषण किया है कि भारतीयों का पर कैपिटा इनकम मात्र 20 रुपये रह गई है। आगे देखिए, इसमें कह रहा है ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाले सर्वप्रथम भारतीय दादा भाई नौरोजी थे। और ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाले सर्वप्रथम भारतीय कौन थे? दादा भाई नौरोजी। ये क्वेश्चन पूछा गया 2016 बीपीएससी में पूछा था कि जो कौन से भारतीय हैं जिन्होंने ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़े थे, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़े थे। तो ये थे दादा भाई नौरोजी। और ये फिर पूछेगा, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इन्होंने लिबरल पार्टी के उम्मीदवार के रूप में फिंसबरी से 1892 में चुनाव जीता था। और किस पार्टी से ये चुनाव जीते थे? तो लिबरल पार्टी से। ये भी ध्यान रखना है कि लिबरल पार्टी से इन्होंने चुनाव जीते थे। और कहाँ से? फिंसबरी से। कब? 1892 में। नेक्स्ट देखिए है लॉर्ड कर्जन ने 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा की। और लॉर्ड कर्जन ने 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा की। तो ये फिर पूछा जा सकता है कि बंगाल विभाजन की घोषणा लॉर्ड कर्जन ने कब की थी? तो 20 जुलाई 1905 को। आगे है बंगाल विभाजन के विरोध में
बंगाल विभाजन के विरोध में 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है कि किसके विरोध में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई थी, तो बंगाल विभाजन के विरोध में फिर पूछा जाएगा। और कब की गई थी? 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई। किसके विरोध में? बंगाल विभाजन के विरोध में। आगे है बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को प्रभावी हुआ। ये भी ध्यान रखना है कि बंगाल विभाजन कब प्रभावी हुआ? 16 अक्टूबर 1905 को ये प्रभावी हो गया। इस दिन पूरे बंगाल में शोक दिवस मनाया गया। 16 अक्टूबर 1905 को पूरे बंगाल में क्या मनाया जाता है? शोक दिवस मनाया जाता है। स्वदेशी आंदोलन में वंदे मातरम, विभाजन नहीं चाहिए एवं बंगाल एक है आदि नारे लगाए गए। और स्वदेशी आंदोलन में क्या क्या नारे लगाए गए? वंदे मातरम, विभाजन नहीं चाहिए, बंगाल एक है आदि नारे लगाए गए। नेक्स्ट है नेक्स्ट हम यहाँ से देखेंगे। हाँ, ये बॉक्स वाला है ना, ये देख लेते हैं, इससे भी कई बार क्वेश्चन आया हुआ है। तो देखिए, करा कांग्रेस पर कुछ विशेष टिप्पणियाँ। कांग्रेस पर कुछ विशेष टिप्पणी किए हैं, कुछ अंग्रेज लोगों ने भी टिप्पणी किए हैं और कुछ भारतीय जो स्वतंत्रता सेनानी थे उन्होंने भी टिप्पणी किया है कांग्रेस के बारे में। तो देखिए, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि कांग्रेस केवल सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है। ये स्टेटमेंट दे देता है और पूछता है ये किसने कहा था? तो ये डफरिन ने कहा था कि कांग्रेस केवल सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है, यानी कि कांग्रेस जो है पूरे भारत के लोगों का प्रतिनिधित्व नहीं करता, हुए थोड़े से लोगों का प्रतिनिधित्व करता है। ये किसने कहा था? डफरिन ने। आगे है यहाँ पे देखिए कि कांग्रेस अपने पतन की ओर लड़खड़ाती हुई जा रही है। तो कांग्रेस अपने पतन की ओर लड़खड़ाती हुई जा रही है, तो ये किसने कहा था? तो ये कहा था करजन ने, जिसने बंगाल विभाजन के समय जिसने यही था गवर्नर जनरल। तो करजन ने कहा था कांग्रेस अपने पतन की ओर लड़खड़ाती जा रही है, मतलब कांग्रेस अब समाप्त होने वाली है। तो ये करजन ने कहा था। तो ऐसे स्टेटमेंट दे देगा कि कांग्रेस अपने पतन की ओर लड़खड़ाती जा रही है। ये स्टेटमेंट किसने कहा था? तो ये कहा था करजन ने, लॉर्ड करजन ने। आगे है कांग्रेस क्षय रोग से मरने वाली है। ये भी एक स्टेटमेंट है। ये किसने कहा था? कांग्रेस क्षय रोग से मरने वाली है। तो ये हमारे इंडियन जो फ्रीडम फाइटर थे उन्होंने ही कहा था। अरविंद घोष ने कहा था कि कांग्रेस अब क्षय रोग से मरने वाली है। आगे देखिए, ये कांग्रेस अगर स्टेटमेंट दे देगा कि कांग्रेस अब क्षय रोग से मरने वाली है, ये स्टेटमेंट किसने कहा था? तो ये अरविंद घोष ने कहा था। आगे है कांग्रेस के लोग पदों के भूखे राजनीतिज्ञ हैं। कांग्रेस के लोग जो हैं पदों के भूखे राजनीतिज्ञ हैं, ये किसने कहा था? तो ये कहा था बंकिम चंद्र चटर्जी ने, कांग्रेस के लोग पदों के भूखे राजनीतिज्ञ हैं। तो देखिए, इसको कहा था बंकिम चंद्र चटर्जी ने। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किसने कहा था कि जो कांग्रेस के लोग पदों के भूखे राजनीतिज्ञ हैं, किसने कहा था? तो ये बंकिम चंद्र चटर्जी ने कहा था। तो देखिए, ये बॉक्स वाला काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये पूछ देता है कि ये स्टेटमेंट किसने कहा था। आगे नोट में है, इसको देख लेते हैं। ये नोट में जो रहता है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है और ऑलरेडी पूछा हुआ भी रहता है। देखिए, स्वदेशी आंदोलन का विचार सर्वप्रथम कृष्ण कुमार मित्र के पत्र संजीवनी में 1905 में प्रस्तुत किया गया था। तो क्वेश्चन बनता है कि स्वदेशी आंदोलन का विचार सर्वप्रथम किसमें किया गया था? तो संजीवनी में। क्वेश्चन ऐसे भी बनता है, संजीवनी पत्र जो था वो किसने प्रस्तुत किया था? तो कृष्ण कुमार मित्र ने। कब किया था? 1905 में। आगे देखते हैं, आंध्र के डेल्टा इलाकों में, डेल्टा इलाका वो इलाका होता है जहाँ की भूमि ज़्यादा उपजाऊ होती है। तो देखिए, आंध्र के डेल्टा इलाकों में स्वदेशी आंदोलन को वंदे मातरम आंदोलन के नाम से जाना जाता था। तो आंध्र के डेल्टा इलाकों में स्वदेशी आंदोलन को किस नाम से जाना जाता था? वंदे मातरम के नाम से जाना जाता था। आगे है यहाँ पे देखिए, नेक्स्ट है 1906 में कलकत्ता में हुए कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता करते हुए दादा भाई नौरोजी ने पहली बार स्वराज की मांग प्रस्तुत की। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, फिर पूछेगा कि पहली बार स्वराज की मांग किसने प्रस्तुत की थी? तो दादा भाई नौरोजी में। किस अधिवेशन में? तो 1906 के कलकत्ता के कांग्रेस अधिवेशन में। आगे है, स्वदेशी आंदोलन को चलाने के तरीके को लेकर ही कांग्रेस 1907 में 7 के सूरत
सूरत अधिवेशन में उग्रवादी गरम दल एवं उदारवादी नरम दल नामक 2 दलों में विभाजित हो गई। इस सम्मेलन की अध्यक्षता रासबिहारी बोस ने की थी। तो यहाँ पे देखिए कह रहा है कि स्वदेशी आंदोलन चलाने के तरीकों के लेकर कांग्रेस 1907 ईस्वी के सूरत अधिवेशन में उग्रवादी यानी गरम दल एवं उदारवादी यानी नरम दल नामक 2 दलों में विभाजित हो गई। इस आंदोलन की अध्यक्षता रासबिहारी बोस ने की थी। इस आंदोलन की अध्यक्षता किसने की थी? रासबिहारी बोस ने। और 1907 के सूरत अधिवेशन में उग्रवादी यानी गरम दल और उदारवादी यानी नरम दल नामक 2 दलों में क्या हो जाती है? विभाजित हो जाती है। कब? 1907 में। किस लिए विभाजित होती है? तो स्वदेशी आंदोलन को चलाने के तरीके को लेकर के। उदारवादी का कहना था कि हम जो हर चीज़ सरकार से मतलब सरकार से मांग करेंगे और उसको एक डॉक्यूमेंट बना के सरकार से उसको प्रस्तुत करेंगे और सरकार को उसको लागू करवाएंगे। सरकार से मतलब संवैधानिक तरीके से मांग करेंगे। और गरम दल का कहना था कि नहीं, जो अंग्रेज़ ऐसे सुनने वाली नहीं है। अंग्रेज़ को जैसे कहते हैं ना कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते, तो वही बात है। इनका कहना था कि ये बात से अंग्रेज़ मानने वाले नहीं है। इनको जो है मतलब अगर ये मारते हैं तो हम भी इनको मार के अपना अधिकार लेंगे, ये गरम दल का कहना था। तो इस सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? तो रासबिहारी बोस ने की थी। याद रखना है कि जो 1907 में जब कांग्रेस का विभाजन हुआ था, 1907 का अधिवेशन कहाँ हुआ था? सूरत में, ये भी ध्यान रखना है। और इस समय जब कांग्रेस का विभाजन हुआ था उस समय जो अध्यक्षता की थी वो अध्यक्ष थे रासबिहारी बोस। आगे हम देखेंगे स्वदेशी आंदोलन के अवसर पर ही रविंद्रनाथ ठाकुर ने अपना प्रसिद्ध गीत अमार सोनार बंगला लिखा। तो ये भी क्वेश्चन बनता है कि स्वदेशी आंदोलन के अवसर पर रविंद्रनाथ ठाकुर ने कौन सा प्रसिद्ध गीत लिखे थे? तो अमार सोनार बंगला, और बाद में यही बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत भी बनता है। नेक्स्ट है बाल गंगाधर तिलक पहले कांग्रेसी नेता थे जिन्होंने देश के लिए कई बार जेल की यात्रा की। और बाल गंगाधर तिलक पहले ऐसे कांग्रेसी नेता थे जो देश के लिए कई बार जेल की यात्रा करते हैं। तो पूछा जाता है क्वेश्चन, कौन से ऐसे पहले कांग्रेसी नेता थे? और पूछा भी गया है जो देश के लिए कई बार जेल की यात्रा करते हैं। तो ये है बाल गंगाधर तिलक। 1897 में राजद्रोह के आरोप में 18 माह की कारावास हुई। और 1897 में राजद्रोह के आरोप में बाल गंगाधर तिलक को 18 माह की जेल की सज़ा होती है। फिर 1908 में राजद्रोह के आरोप में 6 वर्ष की कारावास हुई। और 1908 में कितने वर्ष की कारावास होती है? 6 वर्ष की कारावास होती है। 1908 से 1914 तक बर्मा के मांडले जेल में 6 वर्ष काटने पड़े। इस दौरान उन्होंने काफ़ी सारी बुक भी लिखते हैं। तो देखिए 1908 से 1914 तक कहाँ पे वो 6 वर्ष रहते हैं? बर्मा के मांडले जेल में। ये भी पूछा जा सकता है कि किस जेल में वो रहे थे? तो वो रहे थे बर्मा के मांडले जेल में। आगे है कि प्लेग के समय जायदातियों से प्रभावित होकर, यहाँ पे देखिए कहता है प्लेग के समय जायदातियों से प्रभावित होकर पूना के चापेकर बंधुओं दामोदर एवं बालकृष्ण ने प्लेग अधिकारी रेड एवं एस्टस्ट की हत्या कर दी। यानी कि यहाँ पे कह रहा है, एक मिनट ये देखिए कि प्लेग के समय जायदातियों से प्रभावित होकर पूना के चापेकर बंधुओं दामोदर एवं बालकृष्ण ने प्लेग अधिकारी रेंड एवं एस्टस की हत्या कर दी। किसकी हत्या कर देते हैं? रेंड एवं एस्टस की हत्या कर देते हैं। कौन कर देते हैं? प्लेग के समय जायदातियों से प्रभावित होकर पूना के चापेकर बंधु किसकी? प्लेग अधिकारी की हत्या कर देते हैं। दामोदर एवं बालकृष्ण चापेकर बंधु दोनों भाई हैं। आगे है बंगाल के क्रांतिकारी विचारधारा को बारिंद्र कुमार घोष एवं भूपेंद्र नाथ दत्त ने फैलाया। तो ये भी पूछा जाएगा बंगाल के क्रांतिकारी विचारधारा को किसने फैलाया? तो ये फैलाए बारिंद्र कुमार घोष एवं भूपेंद्र नाथ दत्त। नेक्स्ट है 1905 में बारिंद्र कुमार घोष ने भवानी मंदिर नामक पुस्तिका लिखी। तो ये भी पूछा जाएगा कि भवानी मंदिर नामक पुस्तिका किसने लिखते हैं? तो बारिंद्र कुमार घोष भवानी मंदिर नामक पुस्तिका लिखते हैं।
और कब लिखते हैं 1905 में, जिसमें क्रांतिकारी कार्यों को संगठित करने के लिए केंद्र बनाने के लिए जानकारी दी गई थी। और इसमें जानकारी दी गई थी कि कैसे क्रांतिकारी कार्य को संगठित करना है। 1906 में इन दोनों ने मिलकर युगांतर नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किया। 1906 में इन दोनों ने मिलकर कौन से समाचार पत्र का प्रकाशन किया? तो युगांतर नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किया। आगे है देखिए, यहाँ पे आगे बॉक्स में दिया हुआ है, तो हम बॉक्स वाले कवर कर लेते हैं, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है बॉक्स वाला। तो देखिए क्या है, 1893 ईस्वी का वर्ष, एक परिवर्तन बिंदु। 1893 ईस्वी का जो वर्ष है ना, वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसमें बहुत सारे घटनाएं होती है और काफ़ी इम्पोर्टेंट घटनाएं होती है। तो हम उसको देख लेते हैं क्या क्या होती है। देखिए 1893 में स्वामी विवेकानंद अमेरिका के शिकागो नगर पहुँचे। तो पूछा जाएगा कि अमेरिका के शिकागो कब जाते हैं स्वामी विवेकानंद? 1893 में जाते हैं। स्वामी विवेकानंद का जन्म 1863 में होता है और मृत्यु 1902 में होती है। आगे है सितंबर 1893 में वहाँ पर हो रहे सर्वधर्म सम्मेलन में पहले ही दिन उन्हें 2 मिनट बोलने का समय दिया गया। और सितंबर 1893 में वहाँ पर सर्वधर्म सम्मेलन हो रहा था और पहले दिन उनको 2 मिनट बोलने का समय दिया जाता है। जैसे ही उन्होंने वक्तव्य का संबोधन अमेरिका के भाइयों और बहनों के साथ शुरू किया, तालियों की गड़गड़ाहट ने न केवल, यहाँ पे देखिए कह रहा है कि तालियों की गड़गड़ाहट ने न केवल उन्हें बल्कि भारत को विश्व के सर्वोच्च देशों में लाकर खड़ा कर दिया। उन्हें तूफानी हिंदू कहा जाने लगा। उनको क्या कहा जाने लगा? तूफानी हिंदू कहा जाने लगा। आगे है 1893 में 14 वर्ष के बाद योगी, अब देखिए ये तो हो गया स्वामी विवेकानंद के बारे में। 1893 में वो अमेरिका गए थे, स्पीच दिए थे, भारत को एक अच्छा स्थान दिलाए थे। 1893 में 14 वर्ष के बाद योगी राज अरविंद घोष की भारत भूमि पर वापसी हुई। योगी राज जो अरविंद घोष योगी बन जाते हैं, उनको कहाँ पे वापसी होती है? तो भारत भूमि पे वापसी होती है। और 1872 से 1950 तक ये रहते हैं। 72 में इनकी जन्म होती है और 1950 में इनकी मृत्यु हो जाती है। आगे है 1893 में उन्होंने एक लेखमाला न्यू लैम्प फॉर ओल्ड प्रकाशित किया। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है कि न्यू लैम्प फॉर ओल्ड किसने लिखा है, किसने प्रकाशित किया? तो ये करते हैं अरविंद घोष। किसके द्वारा लिखा गया न्यू लैम्प फॉर ओल्ड? तो अरविंद घोष के द्वारा। आगे हम देखते हैं 16 नवंबर 1893 को। अब देखिए ये अरविंद घोष के बारे में हो गया कि इनकी भारत वापसी होती है। और अब होता है 16 नवंबर 1893 को एनी बेसेंट का जन्म होता है 1847 में, मृत्यु होती है 1933 में। और 16 नवंबर 1893 को एनी बेसेंट भारत आई। वे वाराणसी शहर में रहने लगी। एनी बेसेंट कहाँ रहने लगती है? 93 में आती है और वो वाराणसी यूपी में रहने लगती हैं। आगे है उन्होंने भारतीयों से कहा, मैं हृदय से तुम्हारे साथ हूँ और संस्कृति से मैं तुम ही लोगों में से एक हूँ। किन्होंने कहा? एनी बेसेंट ने। वो आयरलैंड की थी। 1893 में, अब देखिए ये हो गया एनी बेसेंट की स्टोरी। अब 1893 में महात्मा गांधी के साथ भी एक नई घटना होती है। 1893 में महात्मा गांधी अब्दुल्ला सेठ नामक व्यापारी के मुकदमे में दक्षिण अफ्रीका गए और इनको काफ़ी सफलता मिलती है वहाँ पर। तो ये जो है महात्मा गांधी कब जाते हैं ये दक्षिण अफ्रीका? तो 1893 में ही जाते हैं। किसके साथ? अब्दुल्ला सेठ नामक एक व्यापारी के मुकदमे के लिए। और जन्म होता है महात्मा गांधी का 1869 में और मृत्यु होती है 1948 में। नेक्स्ट देखेंगे और क्या होता है। क्रांतिकारी गतिविधियों की दृष्टि से 1893 का वर्ष महत्वपूर्ण है। नासिक में चापेकर बंधुओं, और ये देखिए फिर 1893 में नासिक में चापेकर बंधुओं ने एक गुप्त संस्था सोसाइटी फॉर द रिमूवल ऑफ ऑब्स्टेकल्स टू द हिंदू रिलीजन स्थापित की। काफ़ी लंबा नाम है, तो अगर दे देगा कि सोसाइटी फॉर द रिमूवल ऑफ ऑब्स्टेकल्स टू द हिंदू रिलीजन, संस्था की स्थापना किसने की? तो ये चापेकर बंधु ने किए थे और इसका नाम था, ये गुप्त संस्था थी और 1893 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका नाम था सोसाइटी फॉर द रिमूवल ऑफ ऑब्स्टेकल्स टू द हिंदू रिलीजन स्थापित किया। नेक्स्ट देखिए है बंगाल में पी मित्रा ने
यहाँ पे देखिए बंगाल में पी मित्रा ने अनुशीलन समिति का गठन किया। पी मित्रा ने किसका गठन करते हैं? अनुशीलन समिति का गठन करते हैं, जिसका उद्देश्य था खून का बदला खून। और इसका उद्देश्य क्या था? खून का बदला खून। अनुशीलन समिति 500 शाखाएं खोली। और बस इतना ध्यान रखना है कि अनुशीलन समिति की स्थापना बंगाल में पी मित्रा करते हैं। और अनुशीलन समिति ने हेमचंद्र दास कानूनगो को पेरिस भेजता है। तो ये भी पूछा जा सकता है कि अनुशीलन समिति ने किसको जो है ये बम बनाने के सीखने के लिए, बम का प्रशिक्षण लेने के लिए वो पेरिस भेजते हैं। तो हेमचंद्र दास कानूनगो को पेरिस भेजते हैं, और वो जिसने रूसी क्रांतिकारी निकोलस फ्रांसिस्की से बम बनाना सीखा। और वहाँ पे वो एक रूसी क्रांतिकारी थे जिसका नाम था निकोलस फ्रांस्की से उन्होंने बम बनाना सीखते हैं। कौन? हेमचंद्र दास कानूनगो। आगे है महाराष्ट्र में विनायक दामोदर सावरकर। यहाँ पे देखिए महाराष्ट्र में विनायक दामोदर सावरकर ने 1904 में अभिनव भारत नामक संस्था स्थापित की। कौन सी संस्था स्थापित करते हैं? अभिनव भारत नामक संस्था स्थापित करते हैं। और कब ये संस्था अपना स्थापित करते हैं विनायक दामोदर सावरकर? तो 1904 में ये संस्था स्थापित करते हैं। अभिनव भारत संगठन के सदस्य पी.एन. बापट बम बनाने की कला सीखने के लिए पेरिस गए। और पी.एन. बापट बम बनाने की कला सीखने के लिए कहाँ जाते हैं? तो ये पेरिस जाते हैं। और ये देखिए उसमें जाते हैं, अनुशीलन समिति से जाते हैं हेमचंद्र दास कानूनगो। और एक और संस्था है अभिनव भारत, इनकी स्थापना करते हैं विनायक दामोदर सावरकर। और ये भी जो है पी.एन. बापट को बम बनाने सीखने के लिए पेरिस भेजते हैं। और 1904 में किसकी स्थापना करते हैं? अभिनव भारत की। महाराष्ट्र में क्रांतिकारी आंदोलन उभारने का श्रेय तिलक के पत्र केसरी को जाता है। केसरी किस भाषा में लिखा होता है? ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। केसरी मराठी में लिखा होता है। तो देखिए महाराष्ट्र में क्रांतिकारी आंदोलन उभारने का श्रेय तिलक के पत्र केसरी को जाता है, जो मराठी में लिखा होता है। नेक्स्ट है कि ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि जो केसरी जो है किसने लिखा है? तो तिलक ने लिखे हैं। और किस भाषा में लिखा है? तो मराठी भाषा में लिखा है। नेक्स्ट है तिलक ने 1893 में गणपति एवं 1895 में शिवाजी उत्सव मनाना प्रारंभ किया। और जो गणपति उत्सव मनाते हैं इसी समय से शुरू होती है। 1893 में तिलक जो हैं वो गणपति उत्सव और 1895 में शिवाजी उत्सव मनाना शुरू करते हैं। इनका उद्देश्य था कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग को हम जमा करें, उनको आज़ादी का मतलब बताएं, उनमें जागरूकता फैलाएं, तो उनको एकत्रित करें। इसलिए वो जैसे कोई उत्सव होता है तो वहाँ पे सारे लोग आते हैं, तो इसीलिए उन्होंने गणपति उत्सव मनाना शुरू किया। नेक्स्ट है वेलेंटाइन सिलोरेल ने बाल गंगाधर तिलक को भारतीय असंतोष का जनक कहा था। ये भी पूछा गया क्वेश्चन है कि किसने बाल गंगाधर तिलक को असंतोष का जनक कहा था, भारतीय असंतोष का जनक कहा था। तो ये वेलेंटाइन सिलोरेल ने तिलक को भारतीय असंतोष का जनक कहा था। नेक्स्ट है महाराष्ट्र से महत्वपूर्ण क्रांतिकारी पत्र काल का संपादन प्राणजपे ने किया था। ये भी पूछा जा सकता है कि काल का जो संपादन किसने किया था? तो काल का संपादन किया था प्राणजपे ने। याद रखिएगा कहाँ से था ये? महाराष्ट्र से। और ये क्रांतिकारी पत्रिका था जो भी हो। नेक्स्ट है प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस। प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस ने 30 अप्रैल 1908 को मुजफ्फरपुर के जज किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयत्न किया। कब प्रयत्न करते हैं ये? 30 अप्रैल 1908 को। और इसके गाड़ी पे बम फेंकते हैं, लेकिन बम क्या होता है, गलती से बम केनेडी की गाड़ी पर जा गिरा। केनेडी के गाड़ी पर गिर जाता है, जिससे 2 महिला प्रिंगले की पत्नी और बेटी की मृत्यु हो गई। और इसके कारण से 2 महिला जो प्रिंगले थे उनकी पत्नी और बेटी की मृत्यु हो जाती है, मृत्यु हो गई। चाकी ने आत्महत्या कर ली और अब इनको लगा कि अंग्रेज हमको पकड़ के फांसी दे देगा। अंग्रेज के पकड़े जाने से पहले इन्होंने अपनी आत्महत्या कर लेते हैं गोली चला करके। और खुदीराम बोस को लगभग 18 वर्ष की अवस्था में 11 अगस्त 1908 को फांसी दे दी गई। और खुदीराम बोस को 18 वर्ष की अवस्था में 11 अगस्त 1908 को फांसी दे दी गई। तो पूछा जाता है क्वेश्चन कि जो 18 वर्ष की अवस्था में किसको फांसी दी गई? खुदीराम बोस को। और कब दी गई? तो 11 अगस्त 1908 को इनको फांसी दे दी जाती है। नेक्स्ट है खुदीराम बोस बंगाल के क्रांतिकारियों के, यहाँ पे देखिए
खुदीराम बोस बंगाल के क्रांतिकारियों के युगांतर दल के सक्रिय सदस्य थे। खुदीराम बोस जो थे बंगाल के क्रांतिकारियों के युगांतर दल के सक्रिय सदस्य थे। युगांतर दल के नेता बारिंद्र कुमार घोष थे। और युगांतर दल के नेता कौन थे? तो युगांतर दल के नेता थे बारिंद्र कुमार घोष। आगे है 1905 में लंदन में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा हुआ क्वेश्चन है। फिर पूछेगा कि इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसने की? तो श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। कब किए? तो 1905 में। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है 30 दिसंबर 1906 को ढाका के नवाब सलीमुल्लाह खां के निमंत्रण पर सम्मेलन हुआ। ये किसके निमंत्रण पर सम्मेलन होता है? ढाका के नवाब सलीमुल्लाह खां के 30 सितंबर 1906 को। नवाब बकारुल मुल्क इसके अध्यक्ष थे। और इसके अध्यक्ष कौन थे? बकारुल मुल्क इसके अध्यक्ष थे। इसी सम्मेलन में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का उदय हुआ। और इसी सम्मेलन में यानी ढाका, यहाँ पे देखिए कहाँ पे सम्मेलन होता है, 30 दिसंबर से ढाका के नवाब सलीमुल्लाह खां का निमंत्रण, नवाब बकारुल मुल्क इसके अध्यक्ष थे। इसी सम्मेलन में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का उदय होता है। आगे है लीग का संविधान 1907 ईस्वी में कराची में बना। लीग का संविधान कहाँ बनता है? 1907 में कराची में। और इस संविधान के अनुसार प्रथम अधिवेशन 1908 में अमृतसर में हुआ। ये भी पूछा जा सकता है कि लीग का प्रथम अधिवेशन कब होता है? तो 1908 में होता है। कहाँ पे? तो अमृतसर में, जहाँ आगा खां को इसका अध्यक्ष बना दिया गया। और अध्यक्ष लीग का मुस्लिम लीग था, इसका अध्यक्ष किसको बनाया गया? आगा खां को। मुस्लिम लीग ने बंगाल विभाजन का समर्थन किया। और मुस्लिम लीग बंगाल विभाजन का क्या करते हैं? समर्थन करते हैं। नेक्स्ट है, यहाँ पे देखिए, नेक्स्ट कह रहा है, इसमें कुछ बॉक्स में था है ना, ये बॉक्स वाला तो हम देख लिए थे। यहाँ पे देखिए खुदीराम बोस के बारे में दिया हुआ है, तो हम देख लेते हैं एक नज़र खुदीराम बोस के बारे में। देखिए खुदीराम बोस, बॉक्स वाला देख लेते हैं पहले। जन्म होता है इनका 1889 में। और ग्राम जो है हबीबपुर, जिला मिदनापुर, पश्चिम बंगाल। पकड़ने वाली पुलिस जो है इनको खुदीराम बोस को फतेह सिंह एवं शिव प्रसाद मिश्र, इंडियन ही हैं बेचारे। इन लोगों को समझ नहीं है कि हम अपने इंडिया वाले को मत नहीं पकड़े, ये मुझे आज़ादी दिलाने के लिए कर रहे हैं। नेक्स्ट है खुदीराम बोस के मुकदमे में जज थे कर्ण डफ। कौन थे जज? कर्ण डफ। सरकारी वकील थे मानुक और विनोद मजुमदार। सरकारी वकील कौन थे? मानुक और विनोद मजुमदार। खुदीराम बोस की ओर से वकील थे कालिदास बोस। खुदीराम बोस के ओर से वकील कौन थे? कालिदास बोस। फांसी की तारीख थी 11 अगस्त 1908। एक हाथ में गीता लेकर खुदीराम बोस फांसी के तख्ते पर खड़े हुए। खुदीराम बोस एक हाथ में गीता लेते हैं और फांसी के तख्ते पर 11 अगस्त 1908 को खड़े हो जाते हैं। आगे है, यहाँ पे देखिए, भीकाजी रुस्तम कामा भारतीय मूल की फ्रांसीसी नागरिक थी, जो जर्मनी के स्टुटगार्ट शहर में 22 अगस्त 1907 को आयोजित 7वीं अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस में तिरंगा फहराने के लिए जानी जाती है। तो ये जो है मैडम भीकाजी रुस्तम कामा, ये जो है कहाँ पे तिरंगा फहराने के लिए जानी जाती है? तो जर्मनी के स्टुटगार्ट शहर में 22 अगस्त 1907 को आयोजित अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस सम्मेलन आयोजित होती है, जिसमें ये तिरंगा फहराती हैं भीकाजी रुस्तम कामा 22 अगस्त 1907 को। नेक्स्ट है, इनके माता पिता पारसी थे। और भीकाजी रुस्तम कामा के माता पिता क्या थे? पारसी थे। इन्होंने दादा भाई नौरोजी के निजी सचिव के रूप में काम की थी। और इन्होंने दादा भाई नौरोजी के निजी सचिव के रूप में काम किए थे। पूछा जाता है क्वेश्चन कि दादा भाई नौरोजी के निजी सचिव के रूप में किसने काम किया था? तो भीकाजी रुस्तम कामा। नेक्स्ट है 1 जुलाई 1909 को, यहाँ पे देखिए 1 जुलाई 1909 को मदन लाल ढींगरा ने विलियम कर्जन बाइली को गोली मारकर हत्या कर दी। ऐसे क्वेश्चन बनेगा, विलियम कर्जन बाइली की गोली मारकर हत्या किसने की? तो ये मदन लाल ढींगरा ने। कब किए थे? 1 जुलाई 1909 को। आगे है 16 अगस्त 1909 को मदन लाल ढींगरा की मृत्युदंड दिया गया। और 16 अगस्त 1909 को मदन लाल ढींगरा को क्या किया जाता है? मृत्युदंड दे दिया जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे 21
21 दिसंबर 1909 को अनंत कान हरे ने जैक्सन को गोली मार दी। 21 दिसंबर 1909 को किसने जैक्सन को गोली मार दी? तो अनंत कान हरे ने जैक्सन को गोली मार दी। आगे है वायसराय लॉर्ड हार्डिंग ने 1911 में दिल्ली के भव्य दरबार का आयोजन इंग्लैंड के सम्राट जॉर्ज पंचम एवं मेरी के स्वागत में किया। यानी कहा जा रहा है वायसराय लॉर्ड हार्डिंग 1911 में दिल्ली में भव्य दरबार का आयोजन इंग्लैंड के सम्राट जॉर्ज पंचम एवं मेरी के स्वागत में किया। किसने किया था? लॉर्ड हार्डिंग ने। कब? 1911 में जॉर्ज पंचम एवं मेरी की स्वागत किया था। इस दरबार में निम्न घोषणाएं की गई और इस दरबार में बहुत सारी घोषणाएं भी की जाती है। तो देखते हैं क्या क्या घोषणाएं की गई है। इसने बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया। बंगाली भाषी क्षेत्रों को मिलाकर एक अलग प्रांत बनाया गया। बिहार एक अलग राज्य बना जिसे उड़ीसा भी शामिल किया गया। राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली हस्तांतरित करने की घोषणा हुई। 1912 ईस्वी में दिल्ली भारत की राजधानी बनी और 1912 ईस्वी में दिल्ली भारत की राजधानी बन जाती है। आगे है 23 दिसंबर 1912 को रासबिहारी बोस ने दिल्ली में वायसराय लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका। इसके परिणाम स्वरूप 13 व्यक्ति गिरफ्तार किए गए। रासबिहारी बोस दिल्ली में वायसराय लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकते हैं और इसके परिणाम स्वरूप 13 व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है। इसके प्रमुख थे मास्टर अमीचंद, दीनानाथ अवध बिहारी लाल, बाल मुकुंद, बसंत कुमार विश्वास, हनुमंत सहाय एवं बलराज। दीनानाथ दबाव में आकर सरकारी गवाह बन गए। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि रासबिहारी बोस ने दिल्ली में वायसराय लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका। इसके फलस्वरूप 13 व्यक्ति गिरफ्तार किए गए, जिसमें कौन कौन थे? मास्टर अमीचंद, दीनानाथ अवध बिहारी लाल, बाल मुकुंद, बसंत कुमार विश्वास, हनुमंत सहाय एवं बलराज। दीनानाथ दबाव में आकर सरकारी गवाह बन गए और मास्टर अमीचंद, अवध बिहारी लाल, बाल मुकुंद एवं बसंत कुमार विश्वास को फांसी दे दी गई। किसको फांसी दे दी जाती है? तो ये दी जाती है मास्टर अमीचंद, अवध बिहारी लाल, यहाँ पे देखिए अवध बिहारी लाल, बाल मुकुंद एवं बसंत कुमार विश्वास को फांसी दे दी जाती है। आगे है 1 नवंबर 1913 में, यहाँ पे देखिए 1 नवंबर 1913 में अनेक भारतीयों ने लाला हरदयाल के नेतृत्व में सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना की। तो गदर पार्टी की स्थापना कहाँ पे होती है? अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में। सोहन सिंह भाखना इसके प्रथम अध्यक्ष हुए। यानी कि जो गदर पार्टी होती है इसके प्रथम अध्यक्ष कौन होते हैं? तो इसके प्रथम अध्यक्ष होते हैं सोहन सिंह भाखना। लाला हरदयाल इसके प्रथम मंत्री एवं काशीराम कोषाध्यक्ष चुने गए और लाला हरदयाल जो है ये गदर के प्रथम मंत्री और काशीराम को कोषाध्यक्ष चुना जाता है। 1 नवंबर 1993 को गदर अखबार का पहला अंक प्रकाशित हुआ और 1 नवंबर 1913 को गदर अखबार का पहला अंक क्या होता है? प्रकाशित होता है, जो उर्दू में था। और किस भाषा में था? वो उर्दू में था। 9 दिसंबर 1913 से यह गुरुमुखी में छपने लगी और 9 दिसंबर 1913 से ये किस में छपने लगी? गुरुमुखी में छपने लगी। यहाँ देखिए 9 दिसंबर 1913 को गुरुमुखी में छपने लगी। इसके प्रत्येक अंग के पहले पृष्ठ पर छपता था अंग्रेजी राज का कच्चा चिट्ठा। जो भी छपता था पेपर, उसके पहले पेज पर क्या छपता था? अंग्रेजी राज का कच्चा चिट्ठा। और गुरुमुखी लिपि में भी छपने लगी थी ये। 9 दिसंबर 1913 में यह गुरुमुखी में छपने लगी। इसके प्रत्येक अंक के पहले पृष्ठ पर छपता था अंग्रेजी राज का कच्चा चिट्ठा। गदर अखबार किस पे? गदर अखबार पे। यहाँ पे देखिए गदर अखबार पे ये सब चीज़ें छपता था। आगे है कामागाटा मारू जापानी जहाज। यहाँ देखिए कामागाटा जापानी जहाज को बाबा गुरुदत्त सिंह 1914 ईस्वी ने किराया पर लिया था। यह जलयान 351 यात्रियों के साथ 26 सितंबर 1914 ईस्वी को हुगली पहुंचा। कहाँ पहुंचता है ये? हुगली। और बजबज नामक बंदरगाह पर जहाज पहुंचने पर तलाशी हुई और संघर्ष हुआ। बजबज नामक बंदरगाह पर जहाज पहुंचने पर क्या हुई? तलाशी हुई और संघर्ष हुआ।
18 यात्री मार दिए गए और लगभग 25 यात्री घायल हुए। 18 मार दिए जाते हैं और 25 क्या हो जाते हैं, घायल हो जाते हैं। नेक्स्ट देखिए इसको फिर से। कामागाटा मारू जापानी जहाज़ को बाबा गुरुदत्त सिंह ने 1914 में किराए पर लिया था। यह जलयान 351 यात्रियों के साथ 6 सितंबर 1914 को हुगली पहुंचा। बजबज नामक बंदरगाह पर जहाज़ पहुंचने पर तलाशी हुई और संघर्ष हुआ। 18 यात्री मार दिए गए और लगभग 25 यात्री घायल हुए। नेक्स्ट है 1915 में, यहाँ पे देखिए 1915 में अंग्रेज सरकार ने कैसर ए हिंद की उपाधि से महात्मा गांधी को सम्मानित किया। 1915 में अंग्रेज सरकार ने कैसर ए हिंद की उपाधि से महात्मा गांधी को सम्मानित करता है। कौन? अंग्रेज सरकार ने किससे सम्मानित करता है? कैसर ए हिंद की उपाधि से। कौन? तो अंग्रेज। हमारा ही सम्मान हमें दे रहा। नेक्स्ट है कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1916 में कांग्रेस के दोनों दलों में एकता हो गई और 1916 में दोनों दलों में लखनऊ अधिवेशन में क्या हो जाती है, एकता हो जाती है। इसी अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने भी कांग्रेस से मिलकर एक संयुक्त समिति की स्थापना की और अब मुस्लिम लीग जो है कांग्रेस से मिलकर एक संयुक्त समिति की स्थापना करते हैं 1916 में। बाल गंगाधर तिलक ने स्वशासन प्राप्ति हेतु 28 अप्रैल 1916 को पुणे में होम रूल लीग की स्थापना की। पुणे में किसकी स्थापना करते हैं? होम रूल लीग की। कौन? बाल गंगाधर तिलक। कब करते हैं? 28 अप्रैल 1916 को। कहाँ करते हैं? पुणे में। आगे एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में मद्रास में होम रूल लीग की स्थापना की। जॉर्ज अरुंडेल को लीग का सचिव बनाया, मतलब कि लीग का सचिव बनाया। यहाँ पे देखिए करा कि एनी बेसेंट सितंबर 1996 ईस्वी में मद्रास में होम रूल लीग की स्थापना की। तो एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 ईस्वी में मद्रास में होम रूल लीग की स्थापना की। जॉर्ज अरुंडेल को लीग का सचिव बनाया गया। लीग का सचिव किसको बनाया जाता है? जॉर्ज अरुंडेल को। आगे है यहाँ पे देखिए गांधी जी ने प्रथम विश्व युद्ध, यहाँ पे गांधी जी ने प्रथम विश्व युद्ध के समय लोगों को सेना में भर्ती होने के लिए प्रोत्साहित किया, इसलिए लोग इन्हें भर्ती कराने वाला सार्जेंट कहा जाने लगा। आगे है यहाँ पे देखिए कि 1916 ईस्वी में गांधी जी ने अहमदाबाद के करीब साबरमती आश्रम की स्थापना की। 1916 में गांधी जी ने अहमदाबाद के करीब साबरमती आश्रम की स्थापना की। किसके आश्रम की स्थापना करते हैं? साबरमती आश्रम की। नेक्स्ट है बिहार के एक किसान नेता राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को चंपारण में आने को प्रेरित किया। चंपारण आंदोलन के इस सूत्रधार की 20 मई 1929 को 54 वर्ष की आयु में मृत्यु हो गई और राजकुमार शुक्ल की कितने आयु में मृत्यु हो जाती है? 54 वर्ष की आयु में मृत्यु हो जाती है। आगे है अंग्रेज अधिकारी एमन, जिससे शुक्ला जी 25 वर्षों तक लड़ते रहे थे, उनके श्राद्ध कर्म के लिए 300 रुपये भेजा एवं कहा कि वह चंपारण का अकेला मर्द था। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि चंपारण के आंदोलन के इस सूत्रधार की 20 मई 1929 को 54 वर्ष की आयु में मृत्यु हो गई। किसकी मृत्यु हो जाती है? राजकुमार शुक्ल की। कब? 54 वर्ष की आयु में। नेक्स्ट है जिससे शुक्ल जी 25 वर्षों में राजकुमार शुक्ल जी 25 वर्षों तक लड़ते रहे थे, उनके श्राद्ध कर्म के लिए 300 रुपये भेजा एवं कहा कि वह चंपारण का अकेला मर्द था। तो किनके बारे में कहा? देखिए बिहार के एक किसान नेता राजकुमार शुक्ल के बारे में कहेगा। गांधी को चंपारण आने की प्रेरित किया। चंपारण आंदोलन के इस सूत्रधार की 20 मई 1929 को 54 वर्ष की अवस्था में मृत्यु हो जाती है और 54 वर्ष की अवस्था में क्या हो जाती है? मृत्यु हो गई। अंग्रेज अधिकारी एमन, जिससे शुक्ल जी 25 वर्षों तक लड़ते रहे और
लड़ते रहे थे, उनके श्राद्ध कर्म के लिए 300 रुपये भेजा एवं कहा कि वह चंपारण का अकेला मर्द था। ठीक है, अंग्रेज अधिकारी किसने कहा? एमन ने। आगे हम देखते हैं तो देखिए गांधी जी ने सत्याग्रह, यहाँ से हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोगों को थैंक यू सो मच।